हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको मतलब कि डिजीज़ के अगेंस्ट में काम करने के लिए पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। जब भी कोई पैथोजन एंट्री करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, हमारे बॉडी के अंदर होता है बी सेल, टी सेल, इस तरीके से लिम्फॉइड ऑर्गन से बनता है बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, जब भी मान लीजिए एक वायरस एंट्री हुआ या तो बैक्टीरिया एंट्री हुआ, तो इमीडिएटली जो बी सेल्स क्या करेगा, ये कुछ एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उनका एक प्लाज्मा सेल होता है, प्लाज्मा सेल, और एक होता है मेमोरी सेल्स। ठीक है, मेमोरी सेल्स। तो स्पेसिफिकली जो प्लाज्मा सेल्स होता है वो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है। प्लाज्मा सेल कहाँ पड़े हैं? ब्लड के अंदर पड़े हैं। ब्लड में जो प्लाज्मा पार्ट होता है उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है, मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, वही होता है हमारे एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी स्पेसिफिकली क्या करेगा, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है जो कि पैथोजन के साथ एक उनकी जो वाई शेप की स्ट्रक्चर रहेगा, एक साइड में ये पैथोजन, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, एक साथ में इसमें बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक साइड में, और इनमें एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहता है इस साइड्स में। ये क्या करेगा, मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रोफिल के साथ या मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड होगा, ताकि ये जो पैथोजन है उनका डेथ करवा सके। समझ में आए ना? तो सबसे पहले स्पेसिफिक बात ये होता है, पैथोजन एंट्री किया, हमारे बॉडी के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। जैसे कि हर कोई फंक्शंस के लिए ऑर्गन होता है, लिवर होता है, किडनी होता है फिल्ट्रेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, लंग्स सांस लेने के लिए, तो इसी प्रकार की लिम्फॉइड ऑर्गन भी होता है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन भी यदि आपने पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, कुछ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जैसे कि बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, ये सारे होते हैं आपकी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो वही बोन मैरो के अंदर आपका बनता है बी सेल एंड टी सेल बन रहा है, एंड थाइमस में आपका टी सेल जो होता है मैच्योर होता है। ठीक है ना, इसलिए हम उसको टी सेल बोलते हैं। लेकिन बोन मैरो में बी सेल बनता है और मैच्योर भी होता है। ठीक है, बनने के बाद पैथोजन एंट्री करने के बाद बी सेल क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल को। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन रहेगा। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है और उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब वही है, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो दीज आर सिंथेसाइज्ड बी सेल। बी सेल क्या है समझ में आया ना, लिम्फॉइड ऑर्गन की ऑर्गन से ये बनता है बी सेल्स। सो दीज आर प्रेजेंट इन बी सेल मेम्ब्रेन इन सॉल्युबल फॉर्म, एंड ये मतलब कि अटैच सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होकर भी प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे सॉल्युबलाइज फॉर्म में भी रहता है, फ्री रहता है। यदि हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बस अपने आपकी माइंड में एंटीबॉडी बोलेंगे तो एक वाई शेप की स्ट्रक्चर मतलब कि याद रहना जरूरी है। सो होते क्या है, यहाँ पे आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक चेन है, तो ये एक चेन होता है जो ज़्यादा लंबी लग रहा है, ये 1 चेन है, ये दूसरा चेन है, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना, जो तीसरा एंड चौथा आप देख रहे हो ये थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, और 1 एंड 2 को आप जो देख रहे हो ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है। सो 2 हैवी चेन होता है एंड 2 लाइट चेन होता है। समझ में आ रहा है ना? 3 एंड 4 यहाँ पर जो होता है ये दो शॉर्ट होता है। सो वो दोनों ऐसे इस तरीके से ये आपस में सल्फाइड लिंकेज से बनी हुई है, मतलब कि ज्वाइन हुई है सल्फाइड लिंकेज में। ठीक है, डाई सल्फाइड लिंकेज होता है इस तरीके से। यहाँ पे यदि आप बात करेंगे सल्फाइड लिंकेज में ये आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रीजन जिसको हम बोलते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन हम बोलते हैं। ठीक है, हिंज रीजन क्या करता है, ये जो आर्म है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये अपर आर्म हो गया, वाई के जैसे हम स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, ये अपर आर्म हो गया, ये लोअर आर्म हो गया, ये सारे आर्म की मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में एंटीजन आ रहा है, यानी कि पैथोजन आ रहा है, किस में बाइंड होना है, तो इसलिए हिंज रीजन जो होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो होते हैं आपस में इंट्राचेन हाइड्रोजन मतलब कि सल्फाइड इंटरचेन एंड
इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। द टिप ऑफ द वाई शेप आर्म हैव ए एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये सारे एंटीजन होते हैं, यानी कि पैथोजन होता है, आप ऐसे मान सकते हो। ये इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है ना। ये होता है एपिटोप, इसको हम एपिटोप कहते हैं। एंटीजन की जिस साइड्स बाइंड होता है एपिटोप होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन की यानी कि एंटीबॉडी की इसको हम पाराटोप कहते हैं, जिस एरिया में ये बाइंड होता है, ठीक है ना। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसको हम पाराटोप, इस साइड को जिस साइड्स में एंटीजन बाइंड होता है उसको हम पाराटोप कहते हैं। एंटीजन की जो साइड यानी कि पैथोजन की जो साइड आके बाइंड होता है उसको हम बोलते हैं एपिटोप, ठीक है। अच्छा, तो देखिए जो हेवी चेन होते हैं, हेवी चेन यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये वाला हेवी चेन होता है। ये कितने अमीनो एसिड से बनी हुई है? पेप्टाइड चेन है 440 अमीनो एसिड्स में बनी हुई हैं। तो एक की वजन होता है 50 किलो डाल्टन, है ना। ये 50 किलो डाल्टन है, ये 50 किलो डाल्टन है, तो हेवी चेन हो गया 100 किलो डाल्टन की 50-50, ठीक है ना। जो लाइट चेन होते हैं, एक लाइट चेन के अंदर आपको 220 अमीनो एसिड्स देखने को मिलेगा। तो लाइट चेन की वजन 25-25 होता है, तो 150 हो गया, ठीक है ना। तो 25-25 करेंगे तो 50 हो गया, 50-50 करेंगे तो 100 हो जाएगा। हेवी चेन की वेट, दोनों हेवी चेन की वेट कुल मिला के 100 किलो डाल्टन है, दोनों लाइट चेन की वजन कुल मिला के 50 किलो डाल्टन है, ठीक है ना। तो जीन फॉर द हेवी चेन बनाने के लिए जो जीन है क्रोमोजोम नंबर 14 में प्रेजेंट है। एंड हेवी चेन जो होते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स की हेवी चेन पाया जाता है मामल्स के अंदर, ठीक है ना। वो हेवी चेन मतलब कि थोड़ा सा अमीनो एसिडोप्स कहते हैं, ठीक है ना, आइसोटाइप्स कहते हैं, पूछा जाता है। मतलब कि 440 अमीनो एसिड्स ऐसे रहेगा। मान लीजिए कहीं एक अमीनो एसिड्स में कहीं पे बदलाव है तो ये हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा, फिर गामा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है, म्यू है, तो इसको हम आइसोटाइप्स कहते हैं। एंड लाइट चेन्स जो होते हैं दो तरीके के होता है, एक होता है लैम्बडा और एक होता है कापा, ठीक है ना। लाइट चेन 2 तरीके के और हेवी चेन आपका जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं, क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड से बनी हुई है। 1-2 अमीनो एसिड्स इधर उधर हो जाएगा तो नाम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ द एंटीबॉडी की जो नेम होते हैं इम्यूनो आईजीजी, अपने शायद सुने होंगे, ठीक है ना, 12th में आईजीजी, आईजीए, ये सारे नाम कैसे होते हैं? ये उनकी हेवी चेन के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पर अल्फा प्रेजेंट है तो हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा ए बोलेंगे। गामा प्रेजेंट है तो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी बोलेंगे, ठीक है ना। डेल्टा है तो आईजीडी बोलेंगे। इस तरीके से नाम होता है उनका। एंटीबॉडी हाज 2 पार्ट्स रहता है, एक होता है एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। इस वाला सेगमेंट जो देख रहे हो ये होता है एंटीजन बाइंडिंग पार्ट, ये एंटीजन है, एंटीजन इसके साथ बाइंड होता है। एंड एंटीबॉडी हैज द पैराटोप, एंटीबॉडी के साथ यहाँ पर पैराटोप होता है और यहाँ पर एपिटोप होता है, ठीक है। एंटीजन में एपिटोप होता है, एंटीबॉडी में पैराटोप होता है। तो यहाँ पर एक होता है कि वेरिएबल रीजन। वेरिएबल क्यों? क्योंकि इस वाला पार्ट जो होता है ना चेंज होता रहता है, क्योंकि पैथोजन जो होता है ना एक ही तरीके का बैक्टीरिया होता है क्या दुनिया में? ऐसा तो नहीं है ना, डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट पैथोजन होता है, तो इसलिए ये वेरिएबल होता है। यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप रहेगा, मतलब कि जो अमीनो एसिड्स इस रीजन में रहता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है। इसको हम कांस्टेंट रीजन्स कहते हैं। फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल्स रीजन होता है, ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है और ये अमीन टर्मिनल होता है, एक पेप्टाइड्स की, ठीक है ना। पैराटोप रीजन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल हेवी चेन एंड वेरिएबल लाइट चेन। तो यहाँ पर हेवी चेन, इसमें ये वाला सेट जो होता है ये हेवी चेन की पार्ट है, इस वाला सेक्शन जो होता है ये लाइट चेन की पार्ट होता है। सो ये वेरी करता रहता है, चेंज होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे प्रेसिपिटेशंस पार्ट। इस वाला पार्ट में क्या होगा, वही इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी क्या करेगा, हो सकता है मैक्रोफेजेस के साथ अटैच रहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच रह के पैथोजन को किल करने की काम करता है। तो ये क्रिस्टलाइजेबल पार्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या न्यूट्रोफिल को रिक्रूट करता है, किसके साथ बाइंड होगा उसके बाद पैथोजन को किल करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा उनकी स्ट्रक्चर। तो FAV जो होता है ना, ये जो वेरिएबल रीजन्स जो होता है इस वाला एरिया, हाइपर वेरिएबल रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग। आप जैसे देख सकते हो ये कापा दे रखा है, ठीक है ना। जो हमने बात की ना लाइट चेन कापा हो सकता है या लाम्बड़ा हो सकता है,
ये वेरिएबल हेवी चेन्स है ना, हेवी चेन्स है, ये एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है। इस वाला सेक्शन जो है ना जिसके साथ आपका आके एंटीजन बाइंड होगा, ये एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है। एंड सेकंड वेरिएबल रीजन रिलेटिवली इनवेरिएबल होता है, उतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं है ये वाला रीजन, है ना, इतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट्स, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट रीजन्स होता है क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, जिसको हम FC फ्रैगमेंट्स कहते हैं। समझ में आए ना आपको? अच्छा, कुल मिला के यदि हम बात करेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से एंटीजन की जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे, कुछ ऐसे याद रखना है कि एंटीजन जो होता है इस तरीके से, ठीक है, ये एक लाइट चेन हो गया, ये उनकी NH2 ग्रुप इस तरीके से रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे रहेगा। समझ में आए ना? अच्छा, तो फिर इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर भी ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो उनकी NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप ऐसे रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे रहेगा। ये आपकी लाइट चेन हो गया। फिर यदि हम बात करेंगे हेवी चेन के बारे में, हेवी चेन में ऐसे देखोगे इस तरीके से रहता है, ये एक हेवी चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहेगा, ये हेवी चेन है, ये कम्प्लीटली हेवी चेन है, ठीक है। हमने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि जो इंट्रा चेन हाइड्रोजन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना, तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ सल्फाइड ग्रुप रहता है और लाइट चेन में कुछ सल्फाइड ग्रुप रहता है, वो आपस में जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहेगा, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। लाइट चेन एंड हेवी चेन में मतलब कि दो अलग अलग चेन में बन रहा है, ठीक है ना। इंटर चेन, हम उसको इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर भी यदि बात करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि बात करेंगे, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं हिंज रीजन बोलते हैं। वो बस स्पेसिफिकली वही किसके बीच में है, वही हेवी चेन के बीच में है, तो उसको हम इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। इंट्रा चेन सेन चेन के बीच में हो रहा है, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। समझ में आए ना आपको बातें? अच्छा, जो बोल रहा है इसमें हमको पैराटोप, यहाँ पे ये जो रीजन्स होता है, ये वाला रीजन्स जो होता है, इसको हम पैराटोप्स कहते हैं। पैराटोप वो रीजन होता है जहाँ पर आके एंटीजन बाइंड करेगा। एंटीजन की जिस पार्ट बाइंड होता है हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन की जिस पार्ट बाइंड होता है उसको हम एपिटोप बोलते हैं। ये होता है एपिटोप। क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो होता है एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है, मतलब कि हमेशा चेंज होता रहता है। आपको यदि पूछा जाएगा कि वेरिएबल रीजन में सिर्फ लाइट चेन है या लाइट चेन हेवी चेन है, आंसर क्या होगा, लाइट चेन एंड हेवी चेन दोनों है, ठीक है। और ये जो होता है वो रिलेटिवली लेस वेरिएबल होता है लेकिन रिलेटिवली लेस वेरिएबल होता है। और इस वाला रीजन्स जो होता है हम उसको हिंज रीजन्स कहते हैं। हिंज रीजन्स कहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एकदम कंस्टेंट रीजन्स होता है। FC क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट होते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ सकता है, मैक्रोफेजेस जुड़ सकता है, जो कि यहाँ पर अटैच्ड हुआ जो पैथोजन अटैच्ड है उसको वो किल करवा सकता है। समझ में आए ना? ये बात सिंपल सी होता है क्या आपकी स्ट्रक्चर के बारे में। एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, लाइट चेन, हेवी चेन, बस ये हो गया बातें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जैसे कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। हमने बात किया कि जो हेवी चेन होता है, हेवी चेन आपकी 5 टाइप की होता है, लाइट चेन 2 टाइप की होता है। प्लांट चेन में IgA यानी कि यदि अल्फा प्रेजेंट है, हेवी चेन अल्फा है, तो हम उसको कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA। यदि डेल्टा है तो हम उसको D कहेंगे, यदि एप्सिलम है तो E कहेंगे, गामा है तो G कहेंगे, और म्यू है तो हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू कहेंगे। तो देखिए IgG के बारे में जो होता है, ये मोस्ट अबाउंडेंट, सबसे ब्लड के अंदर ज़्यादा पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है आपकी IgG होता है, ठीक है। IgG होता है, उनकी और 4 सब क्लासेस होता है, वही अमीनो एसिड्स की थोड़े थोड़े डिफरेंसेस की वजह से होगा। IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। IgG जो होते हैं उनके सारे क्लास जो होते हैं प्लासेंटा को क्रॉस करेगा एक्सेप्ट तो IG2 जो होता है वो क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन प्लासेंटा को देखिए, आपको जैसे पता होगा मदर एंड फिटस के बीच में जो फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस रहता है उसको हम प्लासेंटा कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबी तो एक्सपोज नहीं हुआ है एनवायरनमेंट के साथ, तो उनका इम्यून सिस्टम उतना, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो उनको जो पासिव इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है मदर की तरफ से, दैट इज द IgG।
जी, आपको ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, दैट इज द IgG। समझ में ना? तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, ये एक इस तरीके से उनका जो होता है लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है, मतलब कि 7 दिन के आसपास वो, मतलब कि जब भी बनेगा उसके बाद 7 दिन रह सकता है। वो मोनोमरिक यूनिट होता है, एक ही ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब एम पढ़ेंगे ना 5 होता है इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करेंगे IgA म्यू, है ना, ये पेंटामरिक फॉर्म में आपको 5 वाई शेप, 1 2 3, ये 4, ये 5, 5 पेंटामरिक यूनिट ऐसे आपस में देखने को मिलेगा। और ये आपस में जो जुड़ी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो चेन होता है हम उसको जे चेन कहते हैं, आपस में इस तरीके से ये जुड़ी हुई हैं उनकी कांस्टेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन्स के पास साथ, है ना। इट कंपोज्ड ऑफ 5 यूनिट्स, ऑल यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देयर FC पोर्शन, मतलब कि जो कांस्टेंट क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन होता है उसमें वो जुड़ी हुई है, टर्म है तो उसको जे चेन हम कहते हैं। तो बी सेल और प्लाज्मा सेल्स में वही जे चेन बनता है। फर्स्ट ये क्या करता है, मतलब कि जो बी सेल होता है ना, बी सेल जब एक्सपोज होगा कोई पैथोजन के साथ तो सबसे पहले IgM एंड IgM बनता है, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है IgD को, या अलग से कोई इम्यूनोग्लोबुलिन को डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इसलिए ये फास्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि नाइफ फॉर्म में पहले बनते हैं, उसके बाद वो बनता है। फिर बात करेंगे IgA, यहाँ पे 2 वाई चेन ऐसे आपस में 2 वाई ऐसे जोड़ी हुई हैं, मतलब कि 2, है ना, तो आपस में ये भी एक जे चेन से ये अटैच्ड है। वो डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जी जो था मोनोमेरिक था, एक ही वाई शेप स्ट्रक्चर था, एम में 5, है ना, IgA में 2 है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ये IgA जो होता है उसको हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी सिक्रेशंस होता है, जैसे कि सालाइवा सिक्रेशंस हो गया, म्यूकस जहाँ जहाँ पे सिक्रेट होता है, टीयर जो होता है आंसू निकलता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, तो GI ट्रैक की म्यूकस हो गया, ये यूरिनरी ट्रैक की, तो इस सारे में आपको IgA देखने को मिलेगा। तो जितने भी ये म्यूकस होते हैं तो ये बैक्टीरिया वगैरह को लाइसोजाइम्स की वजह से उसको किल करवा देते हैं, तो और वहीं पे आपको इम्यूनोग्लोबुलिन IgA भी देखने को मिलता है। इट इज द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो बेबी डिलीवर होने के बाद जो फास्ट मिल्क होता है मदर की, ठीक है ना, उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, और उसमें भरपूर अमाउंट की आपका IgA रहता है, ठीक है ना। एक डाइमरिक टेट्रामर फॉर्म होता है, यहाँ पर भी आपको जे चेन, यहाँ पे जैसे देख सकते हो जे चेन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे IG इम्यूनोग्लोबुलिन E है, एप्सिलम E, है ना। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी, जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है यहाँ पर IG इम्यूनोग्लोबुलिन E की रोल रहता है। IgE जैसे आप देख सकते हो, IgG जैसे ये मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, सिर्फ एम को पेंटामरिक याद रखिए, और ए जो होते हैं डाइमेरिक होता है, बाकी सारे तो मोनोमेरिक होते हैं तीनों, ठीक है। FC रिसेप्टर मेम्ब्रेन बासोफिल टिश्यू और मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाएगा, और वहीं पे होगा तो भासोकंस्ट्रिक्शन भासो, ठीक है ना, इस तरीके से वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराता है। फिर बात करेंगे IgD, जिसे डेल्टा हम कहते हैं। ये भी क्या होता है, जब एक्सपोजर होगा बी सेल पहले IgM या तो IgD बनाता है, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये भी बी सेल को एक्टिवेशंस में हेल्प करता है। कुछ पॉइंट्स होता है, यदि आपने एंट्रांस की PG एंट्रांस वगैरह या कोई भी एंट्रांस देने के लिए कोशिश करोगे ना, इम्यूनो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, उसको जरूर लिख लीजिए। जैसे कि मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग किसकी मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, IgM हमने देखा कि पेंटामरिक 5 यूनिट है, तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद IgE के रहता है, अब बोलोगे ए तो 2 है, फिर उसका क्यों नहीं है, क्योंकि IgE उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद G रहता है। परसेंटेज इन द ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप ऐसे GAM गैमेड याद रखिए, ठीक है ना, ED याद रखिए, ये E है, ये D है, तो गैमेड करके याद रखिए। सबसे ज़्यादा पाया जाता है IgG, सेकेंड मोस्ट जो पाया जाता है A, फिर M, फिर E, फिर D, ठीक है ना। ज़्यादातर प्राइमरी एंड सबसे ज़्यादा क्या कौन पाया जाता है, या सेकेंड मोस्ट अबाउंडेंट ऐसे पूछा जाता है, तो पहले G रहेगा, उसके बाद A रहेगा, ठीक है। सबसे अकॉर्डिंग टू द सब यूनिट, 5 सब यूनिट IgM में होता है, IgA में 2 होता है, फिर A, G एंड D उसमें तो एक सब यूनिट्स होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे देखेंगे। प्लासेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, आपकी IgG।
IgG का फिर Ig2 को छोड़, ठीक है ना, Ig2 सिर्फ पास नहीं करेगा और बाकी सब कर सकते हैं। तो बॉडी सिक्रेशंस में जो प्रेजेंट हो रहता है, जिसको हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं, वो क्या है, IgA है, और IgG वेरी लेस अमाउंट में रहता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप IgA लगाओगे, ठीक है। एग्लूटिनेशंस का मतलब है कि कितने बाइंड हो सकता है कितने पैथोजन के साथ। तो आई बाइंड विथ मेनी एंटीजन, जो IgM है उसमें 5 है, तो एट ए टाइम ये कितने 10 एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है। और उसके बाद A आएगा, ठीक है ना। A में आपका 2 मतलब कि 4 एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है, IgA आएगा, उसके बाद G आएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में IgM एंड IgG ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स का मतलब है कि पैथोजन एंट्री करने के बाद बॉडी के अंदर कुछ ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो कि पैथोजन को किल करने की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ यदि बात करेंगे, मतलब कि बनने के बाद कितने टाइम बॉडी के अंदर रहते हैं, तो IgG सबसे ज़्यादा टाइम रहता है, उसके बाद A, उसके बाद M, D, इसके बाद E। तो जॉइंट जो रहता है IgM में आपका J चेन देखने को मिलेगा, IgA, ठीक है ना, और S चेन देखने को मिलेगा, IgA में J चेन देखने को मिलेगा। ये सारे कुछ पॉइंट्स है, उसको इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए। आई होप आपको इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।